नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जहां एक आदमी ने नीलामी में एक घर खरीदा और पूरी रकम भी चुका दी। हाँ, पूरी रकम चुका दी और फिर भी सालों तक उसे ये नहीं पता था कि वो घर उसका है भी या नहीं। ये कहानी हमें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है और एक ऐसे कानूनी नियम पर रोशनी डालती है जो कहता है कि सही समय पर आवाज न उठाने की कीमत वो बहुत बड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये उन हजारों मामलों से जुड़ी है जहां कर्ज की वसूली के लिए संपत्तियां नीलाम होती हैं। ये मामला इस बुनियादी सवाल से जूझता है कि कानूनी प्रक्रिया में किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, अदालत की जो प्रक्रिया करवा रही है या फिर उस व्यक्ति की जिसके अधिकार दांव पर लगे हैं। बिल्कुल। आज हम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले GR सेल्वराज बनाम KJ प्रकाश कुमार 2025 पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस मामले से जुड़े अदालती दस्तावेज और कानूनी विश्लेषण हैं और आज के हमारी चर्चा का मिशन इस एक केस के जरिए ये समझना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC का एक छोटा सा नियम ऑर्डर 21, रूल 90, सब रूल 3, हाँ, ये कैसे किसी मुकदमे का नतीजा पूरी तरह पलट सकता है और ये नियम हमें अपने अधिकारों के बारे में क्या सिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम हमेशा से कानून का हिस्सा नहीं था। इसे 1977 में जोड़ा गया था और हम ये भी देखेंगे कि इसे लाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। यह फैसला दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में सतर्कता मतलब डिलिजेंस सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है बल्कि एक जरूरत है। अगर आप चूके तो आप अपना अधिकार शायद हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मामला आखिर था क्या? कहानी बहुत आम है, जैसी हजारों कहानियां होती हैं। एक परिवार था, कोमला अम्मल, उनके पति के जगन्नाथन और बेटे KJ प्रकाश कुमार। उन्होंने एक महिला से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया, लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो वो चुका नहीं पाए। और यहीं से मामला एक सामान्य नागरिक लेन देन से निकलकर एक जटिल कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाता है ना, जिसमें फिर जजमेंट डेटर्स और डिक्री जैसे शब्द आ जाते हैं। आपने सही पकड़ा। लेनदार ने मुकदमा किया और क्योंकि देनदार परिवार अदालत में पेश नहीं हुआ तो अदालत ने उनके खिलाफ एक तरफा मतलब एक्स पार्टे फैसला सुना दिया। अच्छा। उन्हें ब्याज समेत लगभग 3,75,000 रुपए चुकाने का आदेश दिया गया। यही अदालत का आदेश डिक्री कहलाता है। और जिन लोगों के खिलाफ ये आदेश है वे जजमेंट डेटर्स बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन पैसा तो अभी भी लेनदार के हाथ में नहीं आया था। एग्जैक्टली। और जब देनदारों ने फैसले के बाद भी पैसे नहीं दिए तो लेनदार ने उस डिक्री को लागू करवाने के लिए अदालत में अर्जी दी, जिसे एग्जीक्यूशन पिटिशन कहते हैं। और यहीं अदालत ने उनकी संपत्ति को कुर्क करके नीलाम करने का आदेश दिया ताकि लेनदार का पैसा वसूला जा सके। और इसी नीलामी में हमारे केस के मुख्य किरदार GR सेल्वराज की एंट्री होती है। हाँ, संपत्ति की नीलामी हुई और GR सेल्वराज ने सबसे ऊंची बोली लगाकर उसे खरीद लिया। उन्होंने पूरी रकम अदालत में जमा भी कर दी और अदालत ने उन्हें सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जो इस बात का सबूत था कि अब वो संपत्ति कानूनी तौर पर उनकी है। तो यहाँ तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। मतलब खरीदार को संपत्ति मिल गई, लेनदार को उसका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। सब कुछ हो जाने के बाद देनदार परिवार यानी कोमला अम्मल और उनके बेटे ने अचानक एक अर्जी दायर की और कहा कि ये पूरी नीलामी ही रद्द होनी चाहिए। एक मिनट, नीलामी पूरी हो चुकी है, पैसा जमा हो चुका है, सर्टिफिकेट तक मिल गया है और अब वे कह रहे हैं कि सब कुछ रद्द करो। किस आधार पर? उनकी मुख्य दलील ये थी कि नीलामी के लिए जो न्यूनतम मूल्य यानी अपसेट प्राइस तय किया गया था। अच्छा, वो शुरुआती कीमत जिससे बोली शुरू होती है। हाँ, उनका कहना था कि अदालत ने बिना उन्हें ठीक से बताए उस कीमत को कम कर दिया था और इसकी वजह से उनकी संपत्ति कौड़ियों के दाम बिक गई। ये तो एक गंभीर आरोप है। अगर ये सच है तो ये प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी खामी है। तो जब ये मामला निचली अदालत यानी चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट में गया तो वहां क्या हुआ? सिटी सिविल कोर्ट ने देनदारों की अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। पूरी तरह? हाँ, अदालत ने पाया कि नीलामी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसके बाद देनदारों ने अपील की, वो अपील भी खारिज हो गई। तो 2 अदालतें साफ साफ कह चुकी थीं कि नीलामी सही है और संपत्ति खरीदार की ही है। तो 2 अदालतें खरीदार के पक्ष में थीं। मामला सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से देखा है ना? हाँ, और यही कहानी में बड़ा मोड़ आता है। मामला जब मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो फैसला पलट गया।
हाईकोर्ट ने देनदारों की दलील मान ली और नीलामी को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी और नीलामी फिर से होनी चाहिए। ये तो खरीदार जीआर सेल्वराज के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वो तो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर बैठे थे। जाहिर है, सोचिए, आपने पैसा दे दिया, सर्टिफिकेट ले लिया और अब आपसे कहा जा रहा है कि ये सब रद्द। इसी फैसले के खिलाफ जीआर सेल्वराज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि हाई कोर्ट सही है या निचली अदालतें, और इस पूरे मामले के केंद्र में था सिविल प्रक्रिया संहिता का वही एक नियम, ऑर्डर 21, रूल 90, सब रूल 3। तो पूरा का पूरा मामला इस 8 नियम पर आकर टिक गया। ये नियम इतना खास क्यों है? ये कहता क्या है जो एक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सके? यह नियम दरअसल एक तरह का गेट है जो एक बार बंद हो जाए तो आप वापस नहीं आ सकते। ये कहता है कि अगर आपको नीलामी की घोषणा, मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, होने से पहले प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी का पता था और आपके पास उस पर आपत्ति उठाने का मौका भी था, लेकिन आप चुप रहे, तो आप बाद में उसी गड़बड़ी को आधार बनाकर नीलामी को रद्द करने की मांग नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तो वही अब बोलो या हमेशा के लिए चुप रहो वाला सिद्धांत है जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब अगर मुझे नीलामी के विज्ञापन में कोई गलती दिखती है, जैसे मेरे घर का पता गलत लिखा है, तो मुझे उसी वक्त आपत्ति उठानी होगी। मैं नीलामी हो जाने के बाद ये नहीं कह सकता कि अरे विज्ञापन ही गलत था। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा। यह नियम प्रक्रिया के शुरू में ही गलतियों को सुधारने पर जोर देता है। ये कहता है कि आप पूरी प्रक्रिया को चुपचाप देखकर उसके नतीजे का इंतजार नहीं कर सकते, और फिर अगर नतीजा आपके खिलाफ आए तो आप कहें कि अरे शुरुआत में ही गड़बड़ी थी। ये 1977 का संशोधन दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब है कि 1977 से पहले कोई भी नीलामी के बाद कभी भी आकर प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता था? इससे तो बहुत अनिश्चितता होती होगी। बिल्कुल, और यही समस्या थी जिसे इस संशोधन ने हल किया। 1977 से पहले देनदार अक्सर नीलामी हो जाने के महीनों या सालों बाद छोटी छोटी प्रक्रियात्मक कमियों को लेकर मुकदमेबाजी करते रहते थे। तो उससे होता क्या था? उससे होता ये था कि नीलामी में बोली लगाने वाले डरते थे। उन्हें लगता था कि आज जो संपत्ति वे खरीद रहे हैं, कल को कोई आकर उसे चुनौती दे सकता है। कोई भी ऐसी संपत्ति में पैसा नहीं लगाना चाहेगा जिस पर कानूनी विवाद का साया हो। सही बात है। इससे तो पूरी नीलामी की प्रक्रिया का मकसद ही खत्म हो जाता होगा। लेनदार को भी पैसा नहीं मिलता होगा और खरीदार भी फंस जाता होगा। हाँ, पूरी प्रक्रिया एक अंधीन चक्र में फंस जाती थी। इस संशोधन ने प्रक्रिया में एक तरह की फाइनलिटी, मतलब अंतिम निर्णय का सिद्धांत जोड़ा। इसने देनदार पर भी एक जिम्मेदारी डाल दी कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो सही समय पर बताओ। तो वापस इस केस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को देनदार परिवार पर कैसे लागू किया? उनकी दलील तो ये थी कि उन्हें अपसेट प्राइस कम करने के बारे में पता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड्स को बहुत ध्यान से देखा और कोर्ट ने पाया कि देनदारों का ये दावा तथ्यात्मक रूप से गलत था। गलत था? हाँ, रिकॉर्ड से साफ था कि जब जब अदालत ने अपसेट प्राइस को कम किया क्योंकि ऊंची कीमत पर कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, तब तब देनदारों को नोटिस भेजा गया था। मतलब उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है? सिर्फ पता ही नहीं था, रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वे प्रक्रिया में शामिल भी हुए थे। उन्होंने कुछ अर्जियां भी दी, लेकिन अपसेट प्राइस कम करने पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। वे चुप रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वे ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें नोटिस नहीं मिला था। वे अपना मौका गंवा चुके थे। उनकी एक और आपत्ति भी थी, है ना, कि कर्ज की रकम वसूलने के लिए पूरी संपत्ति बेचने की क्या जरूरत थी? उसका एक छोटा हिस्सा बेचकर भी तो काम चल सकता था। ये भी तो एक जायज मुद्दा लगता है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे कानून की भाषा में मटीरियल इरेगुलरिटी या एक तात्विक अनियमितता कहते हैं। मतलब एक ऐसी गड़बड़ी जो छोटी मोटी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि इतनी बड़ी है कि उससे नीलामी के नतीजे पर असर पड़ सकता है। और सीपीसी का ऑर्डर 21 रूल 66(2)A कहता भी है कि अदालत को ये देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक जायज आपत्ति हो सकती थी, लेकिन इसमें भी एक लेकिन है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन ये आपत्ति भी आपको कब उठानी चाहिए थी? जब नीलामी की घोषणा तैयार हो रही थी, जब नीलामी की शर्तें तय की जा रही थी। उस वक्त आपने ये क्यों नहीं कहा कि सिर्फ एक हिस्सा बेचा जाए? आप तब भी चुप रहे। इसलिए रूल 93 का गेट यहां भी बंद हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर को मजबूत करने के लिए पुराने फैसलों का भी सहारा लिया होगा। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने कैसे अलग अलग मामलों को परखा। उन्होंने हाल के भिगचंद मामले का जिक्र किया, जिसे देनदारों के वकील ने अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी।
भिकचंद मामले में कोर्ट ने कहा था कि ये देखना अदालत की जिम्मेदारी है कि सिर्फ जरूरी हिस्सा ही नीलाम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत साफ किया कि भिकचंद मामले के तथ्य अलग थे और वहां ऑर्डर 21 रूल 93 का नियम लागू नहीं हो रहा था। ये एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। बहुत जरूरी। इसके बाद कोर्ट ने एक पुराने और ज्यादा प्रासंगिक मामले देशबंधु गुप्ता का हवाला दिया। उस मामले में साफ कहा गया था कि अगर देनदार को नोटिस मिला और उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो बाद में बिक्री की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता, चाहे प्रक्रिया में कोई तात्विक अनियमितता ही क्यों ना हुई हो। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ था। हम मानते हैं कि प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कानून ने आपको उस गड़बड़ी को ठीक करवाने का एक समय और एक मौका दिया था। अगर आप उस वक्त सो रहे थे तो आप बाद में आकर पूरी प्रक्रिया को बंधक नहीं बना सकते। तो अब मुझे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए का फर्क साफ दिख रहा है। हाईकोर्ट का नजरिया देनदार के प्रति ज्यादा सुरक्षात्मक था। वे कह रहे थे कि प्रक्रिया सही से हो, ये देखना अदालत की परम जिम्मेदारी है, भले ही देनदार ने आपत्ति ना की हो। सही। हाईकोर्ट ने पूरी जिम्मेदारी अदालत पर डाल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि 1977 के संशोधन के बाद जिम्मेदारी बंट गई है, अदालत की भी है और देनदार की भी। कानून उन लोगों की मदद के लिए जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, न कि उनके लिए जो प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हैं या उसे देरी करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत सख्त नियम लगता है। मतलब अगर किसी को कानूनी नोटिस की भाषा समझ नहीं आई या वो किसी वजह से समय पर वकील नहीं कर पाया और चुप रह गया, तो भी वो अपना हक खो देगा। ये तो आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपका सवाल बहुत जायज है और यही इस कानून का सबसे मुश्किल पहलू है। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ये है कि कानूनी प्रक्रिया को अनंत काल तक नहीं खींचा जा सकता। कहीं ना कहीं एक रेखा खींचनी पड़ती है। अगर हम हर नीलामी को इस आधार पर रद्द करने लगे कि देनदार को समझ नहीं आया, तो कोई भी नीलामी कभी अंतिम नहीं हो पाएगी। इससे न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा कमजोर होगा। ये नियम सख्त जरूर है, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया में फिनैलिटी और सर्टनिटी यानी अंतिमता और निश्चितता लाने के लिए जरूरी माना जाता है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और निचली अदालत यानी सिटी सिविल कोर्ट के फैसले को बहाल किया। इसका मतलब था कि नीलामी को वैध माना गया और संपत्ति खरीददार GR सेल्वराज के पास ही रही। सालों की अनिश्चितता के बाद उन्हें आखिरकार वो संपत्ति मिल गई जिसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई थी। इस फैसले के दूरगामी मायने क्या हैं? खरीदारों, लेनदारों और देनदारों के लिए इससे क्या सबक मिलता है? इसका सबसे बड़ा मतलब है कि नीलामी में संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। ये फैसला उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर प्रक्रिया का पालन हुआ है तो उनकी खरीद को बाद में आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। और लेनदारों के लिए? लेनदारों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अपनी वसूली के लिए सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और देनदारों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अगर कोई आपत्ति है तो उसे सही समय पर उठाएं। आप चुप रहकर सिस्टम को गेम नहीं कर सकते। तो आज की चर्चा का सार यही है कि GR सेल्वराज मामले ने हमें सिखाया कि CPC का ऑर्डर 21 रूल 93 सिर्फ एक प्रक्रियात्मक नियम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी और सतर्कता का सिद्धांत है। कानून का एक बहुत पुराना लैटिन सूत्र है, विजिलेंटिबस नॉन डोर्मिएंटिबस यूरा सबवेनिएंट, जिसका मतलब है कानून जागने वालों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं। ये फैसला इसी सिद्धांत का एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1977 का एक संशोधन आज भी मुकदमों की दिशा तय कर रहा है और न्यायिक प्रक्रिया में अंतिमता के महत्व को रेखांकित कर रहा है। हाँ, और ये हमें उस बड़े सवाल पर वापस लाता है जिस पर हमने शुरू में बात की थी। ये फैसला प्रक्रियात्मक जिम्मेदारी पर जोर देता है, लेकिन इससे एक नैतिक और सामाजिक सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वो क्या है? सवाल यह है कि एक न्याय प्रणाली में जिसका असली मकसद सिर्फ प्रक्रिया का पालन करना नहीं बल्कि निष्पक्ष न्याय करना है, हम संतुलन कहाँ बनाएं? एक तरफ हमें देनदार को प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण होने वाले वास्तविक नुकसान से बचाना है, दूसरी तरफ हमें उसी देनदार को इन्हीं प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके लेनदार के लिए न्याय में देरी करने से भी रोकना है। ये रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? हाँ,
क्या ऑर्डर 21 रूल 93 जैसा एक सख्त नियम हमेशा न्याय करता है, या ये कभी-कभी उन लोगों के खिलाफ भी चला जाता है जो सच में असहाय है या कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं को नहीं समझते? ये एक गहरा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद हर केस को उसके अपने तथ्यों पर तौलना ही सबसे बेहतर रास्ता है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।